नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। हरियाणा विधानसभा में शुक्रवार से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष ने जहां सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है, वहीं सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी कर रही है। इस बीच स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आज चंडीगढ़ में विधानसभा बिजनेस सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सत्र की अवधि को लेकर फैसला हुआ और कहा गया कि अवधि 3 दिन की ही रहेगी। उधर शीतकालीन सत्र के दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन को सदन में घेरने के लिए पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति तय हो चुकी है। इस सत्र के दौरान विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यमुनानगर का शराब कांड है। आबकारी विभाग गठबंधन सहयोगी जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के पास है। इससे पहले उनके कार्यकाल में पानीपत में भी इसी तरह की घटना हो चुकी है। ऐसे में सदन के भीतर शराब कांड को लेकर उठने वाले ज्यादातर सवाल बीजेपी के बजाय जेजेपी के पाले में जाएंगे। नौकरियों के मुद्दे पर भी सदन में खूब गहमा-गहमी देखने को मिलेगी। बीजेपी सरकार अपने लगभग 9 वर्षों के कार्यकाल में 1,10,000 से अधिक युवाओं को स्थायी रोजगार दे चुकी है। पूर्व की किसी भी सरकार के समय में इतनी सरकारी नौकरियां नहीं मिली है, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना चुका है। ये तय हुआ है कि सत्र 3 दिन का ही रहेगा। उसमें जो विधायी कार्य है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने समय बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन ज्यादातर सदस्यों की ये राय थी कि 3 दिन का समय काफी है और इसको लेकर के ही निर्णय किया गया कि ये 3 दिन का ही सत्र रहेगा। हरियाणा विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही उसका तय किया जाएगा कितनी सिटिंग्स होंगी। हमने आने के बाद जो एक वादा किया था कि हर वर्ष 3 बार विधानसभा का हुआ करेगा सेशन, तो वो 3 बार हम लगातार कर रहे हैं। इससे पहले 2 बार से ज्यादा कभी हुई नहीं। पहले तो एक बजट सेशन होता था और एक मानसून ये होता था। अभी जो है हमने बजट, मानसून और शीतकाल 3 शुरू कर दिए और तीनों का परंपरा लगातार चल रही है। इसलिए ये जो शीतकालीन सत्र है ये हमारा कल से शुरू हो रहा है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से इसकी जानकारी मिलेगी। इनको देखते हुए बीएसी में मैंने कहा कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए, लेकिन वो बढ़ाई नहीं गई क्योंकि मेजोरिटी उनकी थी। ये सब मुद्दे डिस्कस करने के लिए और ज्यादा लंबे समय चाहिए। तो बता दें कि कल से विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है। शुक्रवार से यह सत्र शीतकालीन सत्र है और खासकर बीजेपी सरकार के लिए, मनोहर सरकार के लिए यह शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी शीतकालीन सत्र होने जा रहा है। इसके बाद चुनाव होंगे और क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव भी प्रस्तावित है, तो उसके बाद शीतकालीन सत्र अगली सरकार का होगा। तो बता दें कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष लगातार तैयार है और लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी और पूरे तरीके से हंगामेदार ये सत्र जो है वो रहने वाला है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष ने पूरे तरीके से अपनी रणनीति बना ली है और इस रणनीति के तहत विपक्ष चाहे यमुनानगर का शराब कांड हो या फिर बेरोजगारी, तमाम चीजों पर सरकार को घेरता नजर आएगा। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। विजेंद्र नेहरा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ मौजूद हैं और नलिन हुड्डा जी प्रवक्ता जेजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो जिस तरीके से शुरुआत विजेंद्र नेहरा जी आप से करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार सत्र जो है वो शुरू कल से होने जा रहा है और इस सत्र को लेकर पहले से तैयारियां तेज हैं और अब जब कल से सत्र शुरू होगा, सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारियां कर ली है, आज भी कई अहम बैठकें हुई है। किस तरीके से आप सत्र में अपना पक्ष रखने जा रहे हैं?
देखिए, मुख्यमंत्री एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये तय हुआ है 3 दिन विधानसभा का सत्र चलने वाला है और इसके साथ साथ तमाम तरह की तैयारी जो सरकार को करनी है वो तैयारियां हमने की हैं। सत्र की जो सेटिंग होगी उनको लेकर के भी, और विपक्ष ने जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अवधि बढ़ाने की मांग की थी, तो सर्वसम्मति से फैसला 3 दिन का हुआ है, क्योंकि साल में 3 बार सत्र बुलाने की शुरुआत की है। उससे पहले साल में 2 बार सत्र बुलाया जाता था। इस तरह से जिस तरह से संसद के अंदर सुरक्षा में जो चूक हुई, उसके बाद सुरक्षा को चाक चौबंद करने का काम किया है। सीसीटीवी कैमरे हो या अन्य तरह की व्यवस्थाएं जो करनी है वो सब करनी है, और एमएलए को पहले से अधिक समय बोलने का मिले, इसका भी सरकार का प्रयास है। इसके साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से एक बड़ा काम किया है कि बाढ़ से जो किसानों की फसलें खराब हुई थी उनको 98 करोड़ रुपए आज जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसके माध्यम से आज 986 युवाओं को ऑफर लेटर जारी किया गया है। पहले से हरियाणा सरकार 1,10,000 सरकारी नौकरी ईमानदारी, योग्यता और काबिलियत से दे चुकी है और 60,000 बेरोजगार युवाओं की भर्ती प्रक्रिया सरकारी तौर पर जारी है। यानी लगभग हमारे 10 साल पूरे होने पर 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी ईमानदारी, योग्यता और काबिलियत के आधार पर यह सरकार पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर देगी। और इसके साथ साथ 3 दिन का जो सत्र रहेगा इसमें बहुत बड़े जो काम है उनको होने की उम्मीद है। और जो सरकार की बड़ी घोषणा थी बुजुर्ग पेंशन योजना और अविवाहित पेंशन योजना, वो दिसंबर से मिलनी शुरू होगी। में जानकारी दी है कि जनवरी में 15,000 ऐसे जो पात्र लोग हैं तो ये पेंशन तो हरियाणा सरकार, चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर जगह पे हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में से हमने काम किया है। किसानों को सम्मान दिया है, किसान जीवन सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपए सालाना उनको दिया। गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में आयुष्मान भारत इलाज दिया है। हर घर जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाया है। 6200 गाँव में से 5700 गाँव में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। स्वामित्व योजना के माध्यम से हमने रजिस्ट्री करने का काम किया। योजना के माध्यम से वर्तमान समय विकसित भारत यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में शुरू की है, हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बहुत बेहतरीन यात्रा चली हुई है। ठीक है नेहरा साहब, एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। आगे बढ़ते हैं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है ढींगरा साहब आपका हमारे खास कार्यक्रम में। रणनीति तैयार हो गई है सत्ता पक्ष को घेरने की और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। क्या कुछ रणनीति है इस बार विपक्ष की? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं और वैसे तो ये जो सत्र है ये 3 दिन का है, लेकिन 90 विधायक के लिए टाइम थोड़ा कम है। लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश करेंगे सारे मुद्दों को डिस्कस करने की, चाहे वो किसान के मुद्दे हैं, चाहे कर्मचारियों के मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी के हैं, चाहे क्राइम के हैं, जो नशा बढ़ रहा है चाहे उसके हैं, चाहे और भी बहुत सारे अलग अलग जैसे बिजली के हैं, लोगों को रोजगार के हैं। जो जिस तरीके से इन्होंने कितने वर्गों की पिटाई करी है वो मुद्दे हैं। जो वर्ग लगातार 9 साल में सड़कों पर बैठे हैं और उनके साथ उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, जैसे कर्मचारी वर्ग में से बहुत सारे वर्ग हैं जिनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं। नशाखोरी का मुद्दा है। ये सभी मसलों के ऊपर जो है हम अपने अलग अलग विधायक के थ्रू कॉलिंग अटेंशन भी लगाए हुए हैं और उसको अपनी बात रखने के लिए सबका जो है टाइम भी फिक्स किया हुआ है कि कौन सा एमएलए कौन सी बात अपनी रखेगा। उसमें इसके साथ साथ स्कूलों के मुद्दे भी हैं। जिस तरह से 4800 के करीब स्कूल जो है मर्ज कर दिए गए और कई स्कूल बंद कर दिए गए और ये बड़े बड़े दावे करती है ये सरकार की जो है हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, तो उनके लिए टॉयलेट भी नहीं है। अगर स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए, लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये सभी चीजों के बारे में हर चीज पूछी जाएगी और हर चीज पे भाजपा को, खट्टर सरकार को घेरा जाएगा और इसके बारे में ये भी पूछा जाएगा कि 9 साल में आपने किया क्या। ठीक है ढींगरा साहब। हुड्डा साहब आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए जेजेपी सहयोगी पार्टी है, गठबंधन की सरकार है हरियाणा में,
लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं और खासकर यमुनानगर में शराब कांड का जो मुद्दा है उसको लेकर जेजेपी लगातार घिरती नजर आएगी और ये मुद्दा विपक्ष उठाने जा रहा है सदन में। किस तरीके की तैयारी, क्या रणनीति जेजेपी की इस बार? विपक्ष तरफ से मुद्दे उठा सकता है। तथ्यात्मक रूप पे जो सवाल पूछे जाएंगे हमारे नेता विधानसभा में उसका जवाब देने का काम करेंगे। जहां तक यमुनानगर की बात है, वहां पे ये क्राइम जो हुआ वो सामने आया, जहां पर नकली शराब की वजह से कई लोगों की जानें गई। उसके ऊपर जांच शुरू हुई, तुरंत प्रभाव से दुष्यंत चौटाला जी ने एक्शन लिया। 7 गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी हैं और उसके बाद इसमें नो टॉलरेंस और जीरो टॉलरेंस है जिस किसी ने भी इस तरह के किसी घटना को अंजाम दिया है, और जो भी दोषी पाया जाएगा ही विल बी बिहाइंड द बार्स। इस मामले पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ हमारी पार्टी और सरकार एक्शन ले रही है। तो इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है कि कोई इस तरह के लोगों को कोई बचाया जाए या कुछ करा जाए, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा हमारा रुख है, ऐसा हमारा स्टैंड है। जहां तक अभी तक की सरकार की जो हमारी योजनाएं रही हैं, जननायक जनता पार्टी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उनको भी विधानसभा में रखने का काम करेंगे। उनको भी हम लोग आगे सुचारू रूप से आगे चलाने का काम करेंगे, और जो काम अभी पेंडिंग है उनकी भी मेरे ख्याल से अनुमति ली जाएगी, उनके बिल पेश किए जाएंगे, और आप देखेंगे कि एक बड़ा प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव सेशन ये रहने जा रहा है। ठीक है ओंकार जी, बीजेपी भी यही बात कह रही है और हुड्डा साहब भी यही बात कह रहे हैं कि इस बार का सेशन काफी खास रहने जा रहा है। विपक्ष ने रणनीति पूरे तरीके से बना ली है। अब इनेलो की क्या रणनीति है, किस तरीके से आप अपनी, क्योंकि एक सीट है तो उस एक सीट से किस तरीके से आप विधानसभा में सत्ता पक्ष से सवाल करने जा रहे हैं और रणनीति क्या है इस बार इनेलो की? मुस्कान जी, भले ही हमारी एक सीट है, एक विधायक है, लेकिन प्रदेश की प्रत्येक समस्या के ऊपर विचार करते हैं, प्रत्येक समस्या को विधानसभा में उठाने का काम करते हैं। और आप भी देखते हैं कैसे एक अकेला विधायक विपक्ष के रूप में उभरता है और कैसे सदन को घेरता है। जवाब नहीं होता सरकार के पास। इस बार जो कल का हमारा प्रश्न सबमिट है उसमें उन्होंने खरीफ की फसल में जो उन बेमौसमी बारिश और गुलाबी सुंडी के करके नुकसान हुआ फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और भिवानी में, उसके लिए मुआवजे के बारे में सरकार को पूछा है। और मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त इस मौजूदा सरकार के समय में 90 हल्के हैं, 90 हल्कों की समस्याएं हैं। इसके अलावा बहुत सी समस्याएं जर्नल हैं, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध, पेपर लीक मामले, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, पेंशन बंद कर देना, ओल्ड पेंशन योजना, ये बहुत से मुद्दे हैं और समय सिर्फ 3 दिन का है। अगर एक विधायक के लिए देखा जाए तो मात्र कुछ मिनट उनके एक व्यक्ति विधायक के पास आते हैं, लेकिन फिर भी अभय सिंह चौटाला जी ने जो मुख्य रूप से प्रस्ताव दिए हैं, ओपीएस पेंशन के ऊपर दिया है, एसवाईएल योजना के ऊपर दिया है, और जो स्कूलों में यौन शोषण हो रहा है प्रधानाचार्य द्वारा, और इसके अतिरिक्त मुआवजे के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है, किसान को क्या फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाएंगे। और देखिए, एकमात्र विधायक ऐसे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो सारे ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं। और बीजेपी की अगर बात करिए, ये बातें तो बड़ी बड़ी करने लग जाती हैं, लेकिन 9 साल में इनको अभी तक यात्राएं निकालनी पड़ रही है सरकार को, सरकार में रहते हुए यात्रा निकालनी पड़ रही है अपनी योजनाएं जनता को बताने के लिए। ये इनके हालात हैं। और जहां तक इनकी बात है, ये शेरो शायरी में समय भी बर्बाद करते हैं मुख्यमंत्री महोदय। और कल भी देख लेना, जब सेशन शुरू होगा मुद्दे पे नहीं आएंगे ये शेरो शायरी में। अगर इनको शेरो शायरी का इतना ही शौक है तो मुजाहरा अलग से करा ले, कवालियां अलग से करवा ले। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, ओंकार साहब कह रहे हैं कि समय व्यर्थ ना किया जाए, और सबसे अहम बात यह, क्योंकि विपक्ष का हमेशा ये सवाल रहता है, बोलने दिया जाए इस बार विपक्ष को और समय पूरा दिया जाए, क्योंकि 90 विधायक हैं और सभी के लिए जो समय है वो निर्धारित होना चाहिए और सभी को वो समय मिलना चाहिए, ये कहना है विपक्ष का। देखिए, सभी विधायकों के लिए समय निर्धारित है और सब कुछ तय है, नियमानुसार विधानसभा चलती है। और जब कांग्रेस इनेलो की सरकार होती थी तो विपक्ष के विधायकों को मार्शल से उठवा करके विधानसभा से बाहर फेंकने का काम ये लोग करते थे। आज भाजपा की सरकार में विपक्ष के विधायकों को जितना बोलने का मौका मिलता है मुस्कान जी, उससे पहले कभी इतना समय विधायकों को मिला नहीं। दूसरा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है और चाहे छत्तीसगढ़ है, जो बड़ी जीत, प्रचंड जीत जनता के आशीर्वाद से मिली है,
यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं और जो प्रदेश की हमारी बहुत जागरूक जनता है, उसमें बहुत जोश है। और आने वाले 2024 के अंदर पहले लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड और बड़ी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए देश में और प्रदेश में हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता ये तय कर चुकी है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी में भगदड़ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू हो चुकी है। आज मैं देख रहा था कि कई नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि डूबती हुई नाव में, जिस नाव में छेद हो चुका है, उस नाव में से सब कोई उतरना चाहता है। तो कांग्रेस पार्टी में जैसा उम्मीद थी वैसे ही भगदड़ अब शुरू हो चुकी है। और जिन हुड्डा साहब के भरोसे कांग्रेस पार्टी चलने का प्रयास करती है, हुड्डा साहब ने राजस्थान में जितनी भी सीटों पर प्रचार किया, अधिकतर सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बुरी हार झेलने को मिली है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से ईमानदारी से काम किया है और जनता को हमने लाभ दिया है, और पात्र व्यक्ति जो सही मायने में हकदार है किसी योजना का लाभ पाने के लिए, उसको हमने लाभ देने का काम किया है। इसी का परिणाम है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1 करोड़ लोगों की ऐसी संख्या तय हो गई है जो सरकारी योजनाओं का जिन्होंने लाभ लिया है, जो खुद सामने आके कहते हैं कि हाँ मैंने अप्लाई नहीं किया था, फिर भी मेरी 60 साल की एज हुई परिवार पहचान पत्र के अंदर, तो मेरी अपने आप पेंशन बन के आई है, मेरी विडो, विकलांग, दिव्यांग पेंशन, ओल्ड एज पेंशन अपने आप बन के आई है, और सिलेंडर मेरे को मिला है गरीब व्यक्ति को, मेरे को आयुष्मान का कार्ड मिला है, पीएम सम्मान किसान निधि का कार्ड मुझे मिला है, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मैं ठीक तरीके से ले रहा हूँ। और गांव गरीब किसान के सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इसने जो काम किया है उसका परिणाम है कि आने वाले 2024 के अंदर जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत आशीर्वाद से भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। क्योंकि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। मुस्कान जी, जब बीजेपी कहीं एक राज्य में सरकार एक बार बनाती है, फिर दोबारा बनाती है, तीसरी बार बनाती है, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमने तय किया है कि गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से 7-7 बार भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सरकार बनाई है, उसके रिकॉर्ड को हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम तोड़ने का काम करेंगे। और 2024 में लोकसभा विधानसभा में भाजपा जनता के आशीर्वाद से बड़ी जीत दर्ज करेगी। ठीक है केवल ढिंगड़ा जी, क्योंकि मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी शीतकालीन सत्र होने जा रखा है, तो ऐसे में सरकार कई तरीके के विधेयक भी लेके आने जा रही है। और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी कि राज्य गीत लेकर आया जाएगा, 3 ऐसे गीत हैं और उसमें से कोई एक सिलेक्ट होगा 1 साल के लिए, जो राज्य को, हरियाणा को खुद का एक जो गीत मिलने जा रहा है। इसी के साथ और भी कई विधेयक हैं जो पास किए जा सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं। किस तरीके से विधेयकों पर आपकी नजर रहने वाली है? देखिए, गीत ऐसा लाना चाहिए कि 9 साल में 3 बार हरियाणा जला और उसके अंदर 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए, किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहादत कर गए, और उसके साथ साथ सभी वर्गों को इन लोगों ने पीटा। ये इस तरह का गीत आना चाहिए जो भाजपा सरकार लाए, क्योंकि उनको अपना शीशा भी नजर आए कि 9 साल में किया गया है। और दूसरी बात यह है, कांग्रेस में भगदड़ नहीं है, ये जो भगदड़ है ये सारी पार्टियों के अंदर है। 30 से करीब एक्स एमएलए कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं अलग अलग पार्टियों से। जहां तक ये सिलेंडर और आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे थे, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का करने का काम किया इन्होंने। और जहां तक बड़ी बड़ी पेंशनें जो थी, जो लोगों को एक सुविधा मिलती थी, पेंशन मिलती थी और भी पोर्टल के माध्यम से जो सुविधाएं मिलती थी, उनको काटने का काम इन लोगों ने किया है। आप ये बताएं कितनी पेंशन काटी, कितने बीपीएल कार्ड काटे, कितने लोगों की जो पोर्टल के अंदर जाकर के कितने फसलों की अमाउंट काटी। इतना बड़ा धोखा जो है इस सरकार ने आम लोगों के साथ किया है। ये कहते हैं हम जो है फसलों के मुआवजे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कभी कहते हैं क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर जो हम लोगों को बहुत पैसा दे रहे हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो लोगों को साथ धोखा करने की मशीन है। वो इस तरह से धोखा कर रहे हैं कि जो लोग समझ नहीं पाते कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जाना कैसे है और उस पे अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करना है, वो लोग वंचित रह गए। और उन लोगों को वंचित करने के लिए सरकार ने पूरी तरह से एक हथियार बनाया पोर्टल का, जिससे लोगों को। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। नेहरा साहब, मात्र 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज, मात्र 30 सेकंड। 10 सेकंड में नेहरा जी। 10 सेकंड में मैडम, मैं ये बताना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी देश से हरियाणा प्रदेश से खत्म क्यों हो रही है, क्यों विलुप्त हो रही है,
दूरबीन से भी दिखाई क्यों नहीं देती है? उसका कारण है कांग्रेस की प्रवक्ता तैयारी करके नहीं आते। इनको पहले बता देता हूँ बीपीएल का, आप तैयारी करके आइए, आप देख लीजिए। पहले 13 लाख के आसपास बीपीएल थे हरियाणा में, आज 40 लाख बीपीएल है। ठीक है नेहरा साहब, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। ठीक है हुड्डा साहब, कई ऐसे विधेयक हैं जो इस बार पेश किए जाएंगे, जिसमें से कई विधेयक ऐसे हैं जो पास भी हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर जिस तरीके से ढींगड़ा साहब ने सवाल उठाए हैं उस पर स्पष्टीकरण। देखिए, कांग्रेस की आदत है कि कभी भी कोई चीज अगर प्रोग्रेसिव प्रदेश के अंदर लाई जाती है तो उनका काम सिर्फ उस पर सवाल उठाना होता है। आज पोर्टल पे के माध्यम से कई जगह जो ऑफिस और पेटी करप्शन है वो रुकने का काम हुआ। लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, अपनी एंट्रीज करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कहीं कहीं ये दिक्कतें हैं कि पोर्टल को समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लोगों को ट्रेन होने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम प्रदेश को आगे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, डिजिटाइज करना चाह रहे हैं, ताकि धीरे धीरे, अब जब आप एक उदाहरण देखिए कि जब स्मार्टफोन आए थे उस समय भी लोगों को खासा परेशानी होती थी समझने में कि ये कैसे चलेगा, कैसे इसमें एप्स डाउनलोड होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से लोग आज स्मार्टफोन्स को यूज कर रहे हैं तो हमारा देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है। तो इसी तरह से प्रदेश के अंदर अगर किसी काम के लिए पोर्टल जारी किया जाता है तो वो जनता की सुविधा के लिए है। ऐसे में सिर्फ ये कहते रहना और एक नकारात्मक अप्रोच रखना कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जो चीज ठीक होती है इन पार्टीज को उसको ठीक भी कहना चाहिए, और प्रदेश अगर आगे की तरफ जा रहा है, अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो उसमें इनको खासा दिक्कत होती है। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो है ये नेचर है। ओंकार जी, क्योंकि जो राजगीत आने जा रहा है, ढींगड़ा साहब ने भी उस पर अपने बात रखी, किस तरीके की झलक आप मानकर चल रहे हैं कि इस गीत में होनी चाहिए? मुस्कान जी, देखिए, ये सरकार कहती जीरो टोल भ्रष्टाचार के साथ कितने पर्चे दर्ज हुए और आज इनका स्टेटस क्या, ये भी हमारे अभी की प्रश्न है। आज पूरे प्रदेश की व्यवस्था ये है कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, इन दो योजनाएं ने पूरे प्रदेश को नगर निकाय विभाग और तहसील के चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया है। आम आदमी परिवार पहचान पत्र ठीक कराने के लिए 10-10 बार सीएचसी सेंटर में 100-100 रुपए 200-200 रुपए देता है, लेकिन परिवार पहचान पत्र ठीक नहीं होता। इसी परिवार पहचान पत्र की बदौलत इन्होंने 10 लाख पीले कार्ड काटे हैं, 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी है, और प्रॉपर्टी आईडी 47,50,000 प्रॉपर्टी आईडी बनी। याशी कंसल्टेंसी को इन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसमें जुर्माना लगा दिया, लेकिन याशी कंसल्टेंसी का डाटा आज भी लागू है। देखो, सरकार मानती है कि उसका डाटा गलत है, वो डाटा आज भी लागू है। 47,50,000 प्रॉपर्टी आईडी में से सारी की सारी, और आज मैं अखबार में पढ़ रहा था 21 लाख। चलिए ठीक है ओंकार साहब, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कई मुद्दों पर हंगामा होगा और कई मुद्दों को लेकर ये जो सत्र है ये हंगामेदार रहने वाला है। अब देखना होगा, चाहे राजगीत की बात हो, चाहे शराब कांड की बात